Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of November 2023. तो गाइज आज है तारीख 4 नवंबर 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को, लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बोलीविया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जैसे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दोस्तों हमारे पृथ्वी पर जो पानी प्रेजेंट है उसको लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो हमारी पृथ्वी पर नदियां हैं, झील हैं, उनमें जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है वो हमारे ग्राउंड वाटर से ज़्यादा है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो हमारे पोलर रीजन्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जहाँ पे सब बर्फ़ ही बर्फ़ है, ग्लेशियर्स हैं, बर्फीले पहाड़ हैं, उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो ज़्यादा है हमारे ग्राउंड वाटर से। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों कल की तरह आज का भी हमारा ये न्यूज़पेपर डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज भी सारे के सारे आर्टिकल्स काम के हैं जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन बना सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर में। तो अभी यहाँ पे बात की जा रही है वेनेजुएला के बारे में। वेनेजुएला एक देश है साउथ अमेरिका के अंदर में। हर एक चीज़ मैप के माध्यम से, जो फ़ोटोज़ हो सकेंगी उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले आप ये देख सकते हो, पिछले 2 दिनों से लगातार बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, मिंट हो, सभी जगह पर इन आर्टिकल्स को कवर किया जा रहा है। क्या कवरेज यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, कि जो भारत है वो वेनेजुएला से ये जो क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल होता है, जिससे हम पेट्रोल या बाकी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसको हम लोग परचेज़ करने वाले हैं। अभी तो हम लोग, आपको पता होगा, ज़्यादातर ये जो कच्चा तेल है ये वेस्ट एशिया से परचेज़ करते हैं। वेस्ट एशिया में हमारा सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारी जो अरब कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स, जो तेल के भंडार हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है वो वेस्ट एशिया के ऊपर डिपेंडेंट होती है इस कच्चे तेल को लेकर। हम भी डिपेंडेंट थे और अभी भी डिपेंडेंट हैं, ऐसा नहीं है, बट पिछले कुछ समय पर यह डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हुई है दोस्तों। क्यों? हम लोग को यहाँ पर एक और पार्टनर मिल गया रिसेंटली, वो रशिया। आपको पता होगा भाई, रशिया और यूक्रेन का जब वॉर छुड़ा तो वॉर होने के बाद में रशिया के ऊपर में ढेर सारे सेंक्शंस लगा दिए वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, सबको पता है। हालात रशिया की काफ़ी बेकार हो गए। अब इनको पैसा भी चाहिए अपनी इकॉनमी को ग्रो करने के लिए, वॉर को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो रशिया ने अपना जो कच्चा तेल था, क्योंकि रशिया भी बहुत सारा कच्चे तेल एक्सपोर्ट करता है बहुत सारी कंट्रीज़ को, तो रशिया ने डिस्काउंटेड में, ठीक है, डिस्काउंट बहुत भारी भरकम दिया और उसी डिस्काउंट में हम लोगों ने, यानी इंडिया ने, बहुत सारा कच्चे तेल रशिया से परचेज़ किया। अभी भी हम परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब रशिया से भी यहाँ पर एक और बढ़िया ऑप्शन हमको मिल रहा है, वो है वेनेजुएला। क्वेश्चन यह है कि वेनेजुएला अभी तक क्यों नहीं हमको तेल दे रहा था। ऐसा नहीं है दोस्तों, 2019 तक हमने वेनेजुएला से भी बहुत सारा कच्चा तेल परचेज़ किया, लेकिन बीच में वेनेजुएला और अमेरिका के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हुए और अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी वेनेजुएला के ऊपर में और दूसरे कंट्रीज़ से मना कर दिया कि वेनेजुएला के साथ में कोई व्यापार नहीं करेगा। हमने व्यापार करना बंद कर दिया 2019 के बाद। फिर उसके बाद में हमारी डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन अब वेनेजुएला से हम क्यों तेल परचेज़ करेंगे? क्या जो अमेरिका ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो हटा दिए क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है, जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको लिफ्ट ऑफ कर दिया गया है यूएसए की साइड से। तो अब हम यहाँ पे वेनेजुएला के साथ में व्यापार कर सकते हैं। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर ये जो वेनेजुएला है वो चर्चा में है। पहले हम लोग इसका लोकेशन देखते हैं, फिर आगे की सारी जो बात है वो करने वाले हैं।
सबसे पहले दोस्तों हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, वर्ल्ड मैप पर जाएंगे। वर्ल्ड मैप में हमें देखना है साउथ अमेरिका को, तो ये अमेरिकन वाला रीजन हो गया। नीचे यहाँ पे ये जो अमेरिकन वाला कॉन्टिनेंट है ये हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। इस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जस्ट ऊपर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नॉर्दर्न साइड में, ये यहाँ पर एक कंट्री आपको नजर आएगा, वेनेजुएला। ठीक है, इसी वेनेजुएला को अगर हम जूम करके देखें तो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। ठीक है, वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो है कैराकस, ये आपको नजर आ रही होगी। लेकिन इसको और जूम करके देखें, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार जो कंट्री न्यूज़ में होती है उसके आसपास पड़ोसी देश कौन से हैं, कि इनके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो दोस्तों ये जो वेनेजुएला है ये कई सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ में अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। फॉर एग्जांपल गुयाना, उसके बाद ब्राज़ील से आप देख पाओगे एक लंबा बॉर्डर लग रहा है, कोलंबिया से एक बहुत लंबा बॉर्डर यहाँ पर लगता है। फिर ऊपर एक छोटा सा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, ग्रेनेड, त्रिनेड, टोबैगो करके यहाँ पर आपको आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स हैं। ऊपर आपको कैरेबियन सी नज़र आएगा। ठीक है, वेनेजुएला के जो कैपिटल है वो है कैराकस, यहाँ पर वो एग्जैक्टली लोकेटेड है। वेनेजुएला के अंदर में यहाँ पर माराकाइबो नाम की एक जगह देखने को मिल जाएगी। और ध्यान रखना माराकाइबो न्यूज़ में रहता है। कहोगे क्यों? माराकाइबो बेसिकली एक झील का नाम भी है, लेक भी है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। वो झील ऐसी झील है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजलियाँ गिरती हैं, जो बिजली कड़कती है ना आसमान से, जो बिजली गिरती है नीचे, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली इसी वाली झील के अंदर गिरती है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं। अब दोस्तों आप ये तो आर्टिकल पढ़ ही रहे हो, लेकिन आर्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है इसका बेसिक डेटा, वो डेटा यहाँ पे हम समझते हैं। मैं आपको बता दूँ, वेनेजुएला भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट देश हुआ करता था। लगभग 2017, 18 और 19 ये जो 3 साल हैं, इन 3 सालों को देखोगे तो भारत ने लगातार वेनेजुएला से कच्चा तेल परचेज़ किया। भारत जो भी कच्चा तेल परचेज़ करता था उन 3 सालों में, उसमें से 5 से 7% सीधा हम वेनेजुएला से परचेज़ करते थे। ये बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। लेकिन हुआ क्या कि आज के समय पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो वेस्ट एशिया में तेज़ी से बढ़ रही हैं। वेस्ट एशिया जहाँ पे मैं आपको बात कर रहा हूँ, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इजराइल, पैलेस्टीन, ये सारी कंट्रीज़ है, वो हमारा वेस्ट एशिया वाला पोर्शन कहलाता है। लेकिन आपको पता है वेस्ट एशिया में आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। कैसी? भाई इजराइल और पैलेस्टीन का पूरा वॉर चल रहा है, और उस वॉर में कई सारी कंट्रीज़ धीरे धीरे शामिल हो रही हैं। ईरान शामिल हो रहा है, ईरान अपने ग्रुप्स को शामिल कर रहा है। तो पूरा का पूरा सिनेरियो बदल चुका है वेस्ट एशिया का। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा ऑयल मार्केट है, उस ऑयल मार्केट में जो कच्चे तेल की सप्लाई है वो कम हो सकती है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में बवाल चल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, ये अपने काम में बिजी हो चुकी हैं वॉर में। तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल लेवल पर कच्चे तेल की डिमांड है, उस डिमांड की जो पूर्ति है आज के समय पर, उसमें कमी हो सकती है। एक क्राइसिस आ सकता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, तो वेस्ट एशिया में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स चले हैं दोस्तों, यही एक मेन कारण बन गया है, जिसकी वजह से भारत को दूसरे ऑप्शंस भी देखना ज़रूरी है कि भाई दूसरे और कंट्रीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं जिससे हम लोग ये कच्चा तेल परचेज़ करें और वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हो। वेस्ट एशिया में मैंने आपको बोला दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल का उत्पादन यहाँ पर होता है। इवन पूरा का पूरा जो प्लानेट है, पूरी पृथ्वी वेस्ट एशिया के ऊपर ही डिपेंडेंट है इस कच्चे तेल को लेकर। लेकिन पिछले कुछ समय पर दोस्तों जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो तेज़ी से बढ़े हैं। ऑयल के प्राइसेस लगातार इंक्रीज़ होते हुए चले जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, यह भी हमको देखने को मिला है। ठीक है, इसी वजह से भारत ने डिसाइड किया है कि हम दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। सबसे बढ़िया ऑल्टरनेटिव हमको मिल रहा है वेनेजुएला। अब वेनेजुएला से अगर हम यहाँ पे एग्रीमेंट कर लेते हैं, वापस से ये कच्चा तेल परचेज करना स्टार्ट करते हैं, तो इससे जो ये रिस्क है कि भारत लगातार वेस्ट एशिया के ऊपर डिपेंडेंसी दिखा रहा है, ये रिस्क थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है दोस्तों। एक अच्छा प्रॉमिसिंग ऑप्शन वेनेजुएला हमको देखने को मिलता है। एक साउथ अमेरिकन कंट्री जो कि जाना जाता है अपने ऑयल भंडारों के लिए, यहाँ पर भी कच्चे तेल के भंडार भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। लेकिन पिछले कुछ समय पर कुछ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स वेनेजुएला में हुए, जिसकी वजह से जो रिलेशंस हैं भारत और वेनेजुएला के, स्पेशली ऑयल को लेकर, वो रिलेशंस ख़राब भी हुए। 2019 में दोस्तों होता क्या है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर में सैंक्शंस लगा दिए, और उन सैंक्शंस को लगाने के बाद कंट्रीज़ से, दुनिया भर की कंट्रीज़ से मना कर दिया कि वेनेजुएला के साथ में कोई व्यापार नहीं करेगा, जैसा अमेरिका ने ईरान के साथ में किया, कुछ उसी प्रकार से। तो इसकी वजह से भारत ने क्या करा, तेल परचेस करना बंद कर दिया। अब हम लोग डिपेंडेंट थे, हमारा जो कच्चा तेल है वो 5 से 7% वेनेजुएला से आ रहा था। अब सीधा यहाँ पे आप कह सकते हो इतनी बड़ी कटौती हो गई क्योंकि हमने यहाँ पर बंद कर दिया। अब अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से यह सारा प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ी। हमारा जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, वेनेजुएला काफ़ी उधार में चला गया। लेकिन अब पिछले कुछ समय में आप कह सकते हो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। भारत के लिए तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जो सैंक्शंस वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने लगाए थे, उन सैंक्शंस को हाल ही में हटा दिया गया, और हटाने के बाद अब वेनेजुएला ये कच्चा तेल दुनिया भर के मार्केट में फिर से बेच सकता है।
जैसे ये यहाँ पर प्रपोजल रखेगा, इंडिया सबसे आगे है। हम लोग बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ में अपना जो ऑयल का व्यापार है वेनेजुएला के साथ में वो वापस से रिकंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब की बार यहाँ पे हैवी डिस्काउंटेड प्राइस में हमको ये तेल मिल सकता है, क्योंकि वेनेजुएला पहले भी हमको बहुत सस्ते दाम में ये तेल पर दे रहा था। तो इसके दो एडवांटेजेस हैं दोस्तों वेनेजुएला के पास में जाने के। सबसे पहला, इससे यहाँ पे जो हमारे ऑयल सोर्सेस हैं वो डाइवर्सिफाई हो जाएंगे। आज हम कुछ गिने चुने देशों के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरह से, उनमें इश्यूज़ हो जाएँ, वो हमें जैसे तैसा बेचे हमें ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन इसके चक्कर में हम क्या कर सकते हैं, वेनेजुएला हमारे पास में एक नया ऑप्शन है, इससे हमारे सोर्सेज डाइवर्सिफाई हो सकते हैं। हम यहाँ पे अब क्या है, एक कंट्री के ऊपर निर्भरता हमारी खत्म हो सकती है, कॉस्ट भी कम हो सकता है। अब यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा तो हर एक देश सोचेगा यार यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, इंडिया ज़्यादा परचेज कर रहा है, तो कॉस्ट भी यहाँ पे कम करके प्रोवाइड हमको किया जाएगा। ठीक है, तो ऑयल मार्केट के अंदर में भारत का एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही स्मार्ट मूव आपको ये देखने को मिलता है। भारत ने लंबे समय से इस प्रकार के जो डिसीजंस हैं ऑयल मार्केट के अंदर में वो बनाए हैं अपने हित को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने के लिए। इसमें से एक सबसे बढ़िया मैं आपको एक्शन ये बताता हूँ। अभी जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, तो वॉर में रशिया परेशान था और कहीं ना कहीं अब रशिया जो कच्चा तेल है वो अपना डिस्काउंट में देना शुरू किया, भारत ने परचेज़ किया और रशिया भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बनकर निकल कर आया। तो हमने यहाँ पर ये चांस देखा और उसी चांस पर एक बढ़िया सा हम लोगों ने यहाँ पर जो है मौका मार लिया, जो कि यहाँ पे करना ज़रूरी भी था। अब दोस्तों यहाँ पे पता है, रशिया से जो हमने सस्ते दाम में तेल परचेज़ किया, इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। हम लोगों ने गौर नहीं किया होगा, बट अगर आप लोग ट्रेड देख रहे हो, ट्रेड का स्टैटिस्टिक्स देख रहे हो, तो एक चीज़ आपको नज़र आएगी। क्या नज़र आएगी भाई, ऑयल के दाम पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहे हैं। अब वो इंडिया में बढ़ रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, बाहर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। हाँ, ये भी बात है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्स लेती है उनके ऊपर में, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स ले रही है, बट फिर भी यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल से ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में तेल के दाम इस साल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो अब की बार कम हुआ है। ठीक है, अब की बार फिर भी जो हमने तेल परचेज किया है वो कम में ही परचेज किया है। रीज़न, क्योंकि हम रशिया की साइड में चले गए थे, हमारे ऑप्शंस एक रशिया खुलकर आ गया था। रशिया ने खुद अपना कह सकते हो प्रॉब्लम्स को देखते हुए डिस्काउंट में हमको तेल दिया, समझ गए। तो लोअर कॉस्ट में तेल मिलने का ये फ़ायदा है, हमारी डिमांड भी सारी पूरी हो गई, हमने अपने जो भंडार है वो भी भर लिए और इससे हमारा इंपोर्ट बिल भी इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ अभी वेनेजुएला के साथ में दोस्तों होने वाला है। आई होप आपको ये जो पूरा मैटर है वो समझ में आ चुका है। जो हमारे मिनिस्टर हैं, इस ऑयल मिनिस्टर हरदीप पुरी जी, इन्होंने ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पर दी हैं, देख पाओगे यहाँ पर। और इसकी चर्चा सऊदी अरेबिया तक कर रहा है। ये अल अरेबिया जो है ये सऊदी अरेबिया का न्यूज़ आउटलेट है। इंडिया में बाय वेनेजुएलन ऑयल इफ़ इट्स चीप, अगर सस्ता होगा तो भारत यहाँ पर ये तेल परचेस करेगा, ऐसा मिनिस्टर का कहना है। ये सब इंटरनेशनल लेवल पर चर्चाएं हो रही हैं। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ। बात की जा रही है 5 कर्नाटका के जो गाँव हैं ये कहीं ना कहीं सर्विलांस में आ चुके हैं। इनके ऊपर में बहुत कड़ी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जीका वायरस के केसेस निकल कर आए हैं, जो कि अपना में बहुत खतरनाक है। जीका वायरस एक समय पर बोला जाता था कि भाई इससे कोई ठीक नहीं हो सकता। एक समय पर यह बीमारी ऐसा डर बैठा चुकी थी लोगों के अंदर कि भाई किसी को हो गया तो उसकी मृत्यु है। तो केरला के जो हेल्थ डिपार्टमेंट हैं वो आज के समय पर बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इन 5 के 5 गाँव को। वहाँ पे देखा जा रहा है कि किस किस में जीका वायरस है, और इसकी वजह से लगभग 800 कह सकते हो 888 जो घर हैं, हमारे 900 के आसपास जो घर हैं, उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 4,500 लोगों को बिल्कुल एक इंटेंस सर्विलांस में रखा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ मॉस्किटो के सैंपल्स दोस्तों कलेक्ट करे गए और उन मॉस्किटो के सैंपल्स के अंदर में जीका वायरस पाया गया है। तो जीका वायरस कहीं ना कहीं एक चिंता वाली बात बन सकता है अगर ये थोड़ा सा फैला तो, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा वैसे आर्टिकल। ये आर्टिकल एग्जाम में पूछा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या पूछा जाएगा? आपको जीका वायरस के बारे में एग्जैक्टली पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, यूपीएससी जीका वायरस को लेकर सवाल पूछ चुका है पहले भी। कैसे पूछता है सवाल वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इस वजह से यहाँ पर इस तरीके के जो आर्टिकल्स है कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो डेंगू ले लो, चाहे मलेरिया ले लो, चाहे जीका वायरस के ले लो, बहुत सवाल पूछे गए। तो जीका वायरस क्या है दोस्तों? मच्छर से फैलने वाली एक बीमारी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मॉस्किटो बॉर्न फ्लैवी वायरस है। इसको सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था युगांडा में 1947 में। युगांडा में सबसे पहले ये बीमारी देखने को मिली। सबसे पहले बंदरों में यहाँ पर ये पाई गई, उसके बाद में ह्यूमंस में देखने को मिली 1952 में, और ह्यूमंस में भी युगांडा में ही पाई गई। फिर उसके बाद में तंजानिया के अंदर भी यहाँ पर बीमारी फैलना स्टार्ट हो गई।
अब बात यहाँ पर यह है कि बीमारी ट्रांसमिट कैसे होती है। दोस्तों ये जो जीका वायरस बीमारी है ना, ये ट्रांसमिट होती है एक मच्छर की वजह से जिसका नाम है एडिस इजिप्टी। ठीक है, एडिस इजिप्टी वाला जो मच्छर है वो यहाँ पर इस बीमारी को फैलाता है। ये वही मच्छर है जिसकी वजह से डेंगू, चिकनगुनिया या येलो फीवर जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। जीका वायरस एक माँ से उसके बच्चे में भी ट्रांसमिट हो सकता है। यानी अगर मान लो एक महिला है जो कि अपने प्रेगनेंसी वाली स्टेज से गुजर रही हैं, उनको ये जीका वायरस हो जाए तो वो जीका वायरस उनसे सीधा वो जो फोटस होता है, जो उनके वॉम्ब के अंदर में एक बेबी डेवलप हो रहा है, उस बच्चे को भी ये वायरस अफेक्ट कर सकता है। और इतना ही नहीं, जीका वायरस सेक्सुअल कांटेक्ट के माध्यम से भी फैल सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से फैल सकता है। ऑर्गन अगर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, एक इंसान के शरीर का अंग यहाँ पे निकालकर दूसरे इंसान को दिया जाए, लेकिन जिसके शरीर से अंग निकाला उसको जीका वायरस था, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल पर्सन जिसको अंग दिया गया है उसको भी जीका वायरस हो सकता है। तो जीका वायरस ट्रांसमिशन कई सारी तरीके से किया जा सकता है या हो सकता है अगर हम बोले तो। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या नज़र आते हैं। अगर किसी को जीका वायरस हो जाए तो दोस्तों सबसे पहला लक्षण है एक हल्का फुल्का बुखार स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, रैशेस होने लगेंगे, आंखों में दर्द होगा, कंजंक्टिविटिस हो जाएगा, मसल्स और जॉइंट पेन होने लगेंगे, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा। ज़्यादातर लोग जो जीका वायरस इन्फेक्शन से गुजर रहे होते हैं उनमें एकदम से सिम्टम्स डेवलप नहीं होते, एकदम से लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, और यही सबसे खतरनाक चीज़ है क्योंकि लक्षण उनमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और वो दूसरों के साथ मिल रहे हैं और बीमारी को फैला रहे हैं। सबसे प्रॉब्लमैटिक जो चीज़ है दोस्तों, जब भी यहाँ पर प्रेगनेंसी के स्टेज वाली महिला को अगर जीका वायरस इन्फेक्ट कर दे तो इससे यहाँ पर जो बच्चा होता है ना, जो बच्चा पैदा होता है वो माइक्रोसेफली वाली कंडीशन से गुजरता है। माइक्रोसेफली आप समझ रहे हो? माइक्रोसेफली एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर बच्चे का सर का साइज़ छोटा हो जाता है। यहाँ पे आप देखो, ये 3 फोटोज़ आपको नज़र आएंगे। ये तो बेबी है जो कि नॉर्मल हेड है, इसका नॉर्मल बेबी है, लेकिन यहाँ पर ये बच्चा वो है जो माइक्रोसेफली से अफेक्टेड है। नॉर्मल बेबी के सर के कंपैरिजन में माइक्रोसेफली से अफेक्टेड बच्चे का जो सर होता है वो थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है। वैसे यहाँ पर साइज़ ये होना चाहिए था लेकिन ये छोटा है। और अगर माइक्रोसेफलिस को बहुत बुरी तरीके से हो जाए तो साइज़ जो सर का होता है वो और ज़्यादा छोटा हो जाता है। नॉर्मल ये होना चाहिए था लेकिन एग्जैक्टली ये है। समझ गए? तो जीका वायरस कितना खतरनाक हो सकता है एक छोटे से बच्चे के लिए और प्रेग्नेंट महिला के लिए, वो यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर इस फोटो के माध्यम से समझा। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलो अब आगे आते हैं। उसके बाद सरकार ने कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारे इनिशिएटिव चला रखे हैं इस प्रकार की प्रॉब्लम्स से लड़ने के लिए। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम हो गया, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम हो गया। इस प्रकार के इनिशिएटिव जो कि यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स को टैकल करने में हमारी मदद कर रहे हैं। खैर, अब बात आती है यूपीएससी ने 2017 में जो क्वेश्चन पूछा उसके बारे में। यहाँ पे देखो, जीका वायरस को लेकर डायरेक्ट सवाल पूछा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ट्रॉपिकल रीजन में जो जीका वायरस बीमारी होती है ये उसी मच्छर से फैलती है जिस मच्छर से डेंगू फैलता है। क्या सही बात है? हाँ कहोगे सही बात है, अभी तो पढ़ा था। हाँ, वही मच्छर है जिससे चिकनगुनिया, येलो फीवर ये सारी बीमारी फैलती हैं, वही यहाँ पर जीका वायरस भी फैलाता है। सही बात है, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट, क्या जीका वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, अभी तो पढ़ा था हमने कि सेक्सुअली ट्रांसमिशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, हर तरीके से यहाँ पर ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात क्लियर हो गई, मज़ा आया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन दोस्तों अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांसेस को ज्वाइन करने का। इस ग्रुप में आपको डेली करंट नोट्स, पीडीएफ वगैरह दोस्तों प्रोवाइड करवाए जाते हैं डेली बेसिस पे। यानी कि मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने आपके सामने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, वेनेजुएला ऑयल क्राइसिस वाला, दूसरा यहाँ पे हमने डिस्कस किया अभी जीका वायरस को लेकर। तो दोनों आर्टिकल्स, आपको पता है आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो बैकग्राउंड डेटा आपको दिया जा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर लिखने बैठोगे या फिर उसको नोट डाउन करोगे या नोट्स बनाने बैठोगे बहुत समय लग जाएगा क्योंकि आपने बाकी किताबें भी पढ़नी है। तो आपका जो नोट्स की दिक्कत है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इस ग्रुप में दोस्तों आपको कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है, वो पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म की होती है और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में वो पीडीएफ आपको मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो पीडीएफ में आपको रेडीमेड नोट्स दिए जाते हैं, यानी वो पीडीएफ आपने रेफर करना है, सारा बैकग्राउंड डेटा उस पीडीएफ में होता है। उस पीडीएफ को चाहो तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, चाहो तो यहाँ पर डिलीट कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि सारा का सारा आपका करंट अफेयर का कंटेंट इसी ग्रुप में सिक्योर होता है। और अगर आप आज ज्वाइन करोगे तो आपको कंटेंट पुराना भी मिलेगा, जून से भी मिलेगा, समझ गए? ठीक है, अब बाकी दोस्तों यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, पहले मैं आपको बता दूं फी पेमेंट कितना है। जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या कह सकते हो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है,
व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से भी पहले आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देख लेना कि मुझे इस ग्रुप से क्या फ़ायदे होंगे, मैं सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। अपने आपको सेटिस्फाई करने के बाद में जो है आप अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। आगे आते हैं। बाकी दोस्तों एक बात हमेशा जो बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है यार हमारा 5000 लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको पहुँचा सकते हो, डेली होता है। बाकी आप लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, वहाँ पे जाके लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डिफ़िकल्ट टू प्रेस फॉर वीमेंस कोटा बिफोर एलएस पोल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है, हर एक चीज़ बेसिक तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं तो एक बात सुन लो, इस आर्टिकल को ध्यान से सुनना क्योंकि आज का मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है हमारा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन डाली गई, याचिका डाली गई, और पेटिशन के अंदर यहाँ पर बोला गया कि ये तो अच्छी बात है कि महिला के लिए रिजर्वेशन लाया गया, स्पेशली लोकसभा में। आपको पता है ना, अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, बिल पास हुआ और बिल के अंदर में मांग ये थी भैया कि महिलाओं के लिए लोकसभा में एक रिजर्वेशन होगा, एक आरक्षण होगा, तो वो रिजर्वेशन यहाँ पर रख दिया गया, समझ गए। यानी 33% जो सीट्स हैं लोकसभा में वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं इस बिल के माध्यम से। लेकिन क्या ये जो बिल है, ये जो कानून बन रहा है, ये बिल क्या ये अभी कानून बन चुका है, इसको लागू कर दिया जाएगा? अभी नहीं लागू किया जाएगा। बोला जा रहा है कि 2024 के जो इलेक्शंस हैं दोस्तों हमारे लोकसभा के, उस इलेक्शन के बाद में यहाँ पर इसको लागू किया जाएगा, तब यहाँ पे आरक्षण वगैरह सही से इम्प्लीमेंट होगा। तो पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में ये गई कि भाई 2024 तक के इलेक्शन का हम इंतजार नहीं कर सकते, अभी से यहाँ पर इसको लागू कर दो, अभी से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लोकसभा के इलेक्शन से पहले इसको लागू करना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पर यह बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है, पहले लोकसभा के इलेक्शंस होने दो, लोकसभा के इलेक्शंस के बाद में दोस्तों बहुत कुछ होना बाकी है, जैसे सेंसस। अभी जनगणना नहीं आई है हमारी, नई वाली जनगणना 2011 की आखिरी वाली जनगणना है, ठीक है। तो अभी जनगणना आनी बाकी है, पहली बात जनगणना आएगी। अब जनगणना आने के बाद में हमारा डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, ठीक है भाई, कहाँ कहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ी है, कहाँ पे कम हुई है, उसके हिसाब से पार्लियामेंट की सीट्स चेंज होंगी। फिर सीट्स चेंज होने के बाद में जाकर इस वेमेन रिजर्वेशन को अप्लाई किया जाएगा, लागू किया जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जवाब दिया है अपना। तो अभी डिफिकल्ट है इसको तुरंत लागू करना, इमीडिएटली हम इसको लागू नहीं कर सकते, बट थोड़ा आप वेट करो, नेक्स्ट ईयर यहाँ पर इसको ज़रूर से लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ईयर क्या, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, सेंसस हो जाएगा या डिलिमिटेशन हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी, उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। आओ अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं वेमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। आपका रिवीजन भी हो जाएगा क्या है वेमेन रिजर्वेशन बिल, और जिनको नहीं पता है वो आज उनको पता चल जाएगा। स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होती हुई चलेगी। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने हाल ही में वेमेन रिजर्वेशन बिल 2023 को पास कर दिया। तो ये अभी हमारा प्रॉपर कानून बन चुका है, ठीक है। तो ये जो बिल है इसमें क्या मांग है, इसमें मांग है कि लोकसभा के अंदर में 33% जो सीट्स है वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाए, या कह सकते हो लोकसभा की जो 1/3 सीट्स हैं, ठीक है, 1/3 जो सीट है वो यहाँ पर महिलाओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए, उनके लिए आरक्षण होना चाहिए, उस पर केवल महिलाएं यहाँ पर बैठेंगी, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो ये सीट्स केवल लोकसभा की बात नहीं हो रही है, लोकसभा के साथ साथ जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, विधानसभा होती है, दिल्ली की जो असेंबली है वो हो गई, प्लस यहाँ पर यही आरक्षण अप्लाई होगा हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीट्स रिजर्व हैं उसमें, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो सीट्स रिजर्व हैं उसमें भी यहाँ पर यह आरक्षण लागू होगा। यहाँ पर महिलाओं के लिए एक अलग से आरक्षण रखा जाएगा, लेकिन अब इसको लागू नहीं किया गया, लागू होने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो बिल है, इस बिल का बैकग्राउंड क्या और इसकी ज़रूरत क्या थी, जरा फटाफट ये डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों महिलाओं के लिए लंबे समय से हमारे पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन देने की बात की जा रही थी। हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1996 में इसको लेकर बात भी कही थी। उस समय पर यहाँ पे कोशिश की गई इस प्रकार के बिल लाने की, लेकिन सरकार के पास में मेजॉरिटी नहीं थी इस बिल को अप्रूवल देने की, और उसके बाद में फिर से कई सारे अटेम्प्ट्स करे गए। 1996 में पहली बार वेमेन रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट के अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 1998 से लेकर 2003 में सरकार ने 4 बार यहाँ पर यह कोशिश की इस प्रकार के बिल को पास करने की, लेकिन चारों बार वो बिल फेल हो गया। फिर 2009 में सरकार ने फिर से जो ये बिल है ये प्रोटेस्ट के दौरान यहाँ पर फिर से टेबल पर रख दिया, फिर से यहाँ पर ये पार्लियामेंट में लाया गया। फिर 2010 में यूनियन कैबिनेट ने ये जो बिल है इसको पास किया, राज्यसभा ने यहाँ पर पास कर दिया था, बट लोकसभा से पास नहीं हुआ।
फिर 2014 में भी यहाँ पर ये फोकस किया गया, जो ये बिल है इसको वापस से टेबल करेंगे लोकसभा के ऊपर में, लेकिन फिर से यहाँ पर ये एक्शन नहीं लिया गया इसके ऊपर। नाउ फाइनली अभी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने मिलकर यहाँ पर इसको पास कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि कोई बिल अगर कानून बनना है तो केवल एक हाउस से काम नहीं चलेगा, दोनों हाउसेस से वो बिल पास होना ज़रूरी है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि चलो हमने इतिहास तो जान लिया विमेन रिजर्वेशन बिल का, कि लंबे समय से कोशिशें की जा रही थी। क्वेश्चन यह है कि ज़रूरत क्या है, क्यों हमें यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण चाहिए अपने पॉलिटिक्स में, या क्यों यहाँ पर लोकसभा में इतनी सारी सीट्स चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ पर खासकर लोकसभा में, पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा के अंदर में मेंबर्स हैं उनमें केवल और केवल 82 वेमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, और राज्यसभा में केवल 31 महिलाएं हैं। लोकसभा में केवल 82 और राज्यसभा में केवल 31। तो ये नंबर बहुत कम है, नंबर बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, क्योंकि जो पहले लोकसभा की बैठक हुई थी उसमें केवल 5% महिलाएं थी, बट पहले के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन इंप्रूवमेंट जिस लेवल पर होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों यूनाइटेड नेशन वेमेन का जो डेटा है वो हमको ये बताता है कि दुनिया भर में कई सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर महिलाओं को 50% से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला है पॉलिटिक्स में। रवांडा में 61% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, क्यूबा में 53%, निकारागुआ में 52%, ठीक है। उसके अलावा बांग्लादेश में 21%, पाकिस्तान में 20%। ये भी यहाँ पर इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आगे हैं फीमेल रिप्रेजेंटेशन के मामले में, स्पेशली पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये बिल लेकर आया गया था। तो इस बिल की यहाँ पर क्या मांग है कि महिलाओं को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाए, स्पेशली लोकसभा में। ये बिल ने यहाँ पर क्या किया है, आर्टिकल 330A को यहाँ पे हमारे संविधान में इंसर्ट किया है, जिसको आर्टिकल 330 से बोरो किया गया था, और इस आर्टिकल के तहत यहाँ पे सारे के सारे प्रोविजंस हमारे मेंशन किए जा रहे हैं। ये बिल प्रोवाइड करवाएगा कि जो महिलाएं हैं उनको रोटेशनल बेसिस पर यहाँ पर जो सीट्स हैं वो रिजर्व करके दी जाएंगी, उनको आरक्षण दिया जाएगा। ये जो रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी होगा, जो राज्य की विधानसभा है वहाँ पर भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगा। और दिल्ली में भी आपको पता है उनकी अपनी खुद की असेंबली है, क्योंकि दिल्ली को यहाँ पर एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है ना, दिल्ली यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है संविधान के माध्यम से। उनकी खुद की भी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनका खुद का चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, ठीक है। वैसे यूनियन टेरिटरीज़ के ज़्यादातर मुख्यमंत्री होते नहीं, आपको पता है, लेकिन ये एक स्पेशल केस में आता है दिल्ली। तो यहाँ पर भी जो इनकी असेंबली है उसमें भी यहाँ पर जो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन है वो मिलेगा इस आरक्षण के माध्यम से। तो ये रिजर्वेशन की बात हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो रिजर्वेशन है ना, इसको 15 साल तक रखा जाएगा, और 15 साल बाद फिर से पार्लियामेंट इसको रिव्यू करेगा, देखेगा आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना है, वो यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंडेंट होने वाला है। अब दोस्तों ये जैसे ही बिल न्यूज़ में आता है, इसको लेकर जो लोग हैं वो दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग फेवर में है कि हाँ बढ़िया किया, वेमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। कुछ लोग अगेंस्ट में है, उनका कहना यह है कि यार बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, ये जो बिल लाया गया है ये बिल्कुल गलत है। तो पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से लोग यहाँ पर इस बिल के अगेंस्ट में हैं। अगेंस्ट में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लोगों का कहना यहाँ पर यह है कि आप बिल ले तो आए, लेकिन अभी लागू करने में काफ़ी समय लग जाएगा, 2024, 25 या 26 भी लग जाए, कुछ पता नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेंसस और डिलिमिटेशन दोनों आना बाकी है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे बताई जा रही है कि भाई आप महिला के लिए रिजर्वेशन बिल लाए हो, लेकिन केवल लोकसभा के ऊपर आपने टारगेट दिखाया, आपको राज्यसभा के अंदर भी फोकस करना चाहिए था, राज्यसभा के अंदर भी महिलाओं को यह आरक्षण देना चाहिए था, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर एक चीज़ और बताई जा रही है कि महिलाओं के लिए जो ये वेमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आया गया है, ये बिल को 15 साल तक लागू किया जाएगा। 15 साल बाद वापस से पार्लियामेंट इसको रिव्यू करेगा, आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना है वो पार्लियामेंट के हाथ में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जो बिल्स आए हैं रिजर्वेशन को लेकर वो 70 साल तक वैलिड रहे हैं, आपने केवल यहाँ पर 15 साल का टाइम पीरियड दिया है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो कई सारे जो लोग जो कि इस बिल के अगेंस्ट में हैं उनकी साइड से मेंशन की जा रही हैं। समझ गए? तो वेमेन रिजर्वेशन बिल को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने समझाने की कोशिश की है। वैसे मैं इसको समझाना चाहता तो बहुत लंबा करके समझा सकता था, बट ये हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इस वजह से यहाँ पर अभी आपको शॉर्ट वे में या रिवीजन करवाने की ज़रूरत थी, तो वो रिवीजन मैंने करवाया ना। अब फाइनली अब आपका समय है, आपको एक अच्छा सा आंसर लिखकर प्रोवाइड करवाना है। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट वो क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन द रीजंस फॉर अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। भारत का जो ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है दोस्तों, इसमें महिलाओं को इतना रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिला, उसके पीछे का क्या कारण है वो बताना है। दूसरा, हाउ फार द वेमेन रिप्रेजेंटेशन बिल 2023 विल क्लोज द जेंडर गैप इन इंडियन पॉलिटिक्स। यानी अब यहाँ पे भारतीय राजनीति के अंदर में ये जो बिल है ये इस प्रॉब्लम को, या जो इतना बड़ा गैप है महिलाओं के लिए, वो गैप को कैसे भर सकता है ये, ठीक है, इस जेंडर गैप को कैसे भर सकता है ये भी आपने बताना है। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है। एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स भी इसको अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिखकर प्रोवाइड करवा सकें। क्वेश्चन क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारणों का परीक्षण करें। महिला प्रतिनिधित्व विधेयक 2023
भारतीय राजनीतिक में लैंगिक अंतर को कितना कम करेगा ये भी बताना है। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर जाना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, आपको फुल फॉर्म लिखना है। मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को दो आंसर्स रिव्यू करने हैं, ताकि यहाँ पर आप लोग एक दूसरे के आंसर्स को चेक कर सको और आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो सकें। भाई आपको बहुत फ़ायदे होंगे, आप एक दूसरे के आंसर चेक करोगे तो आपको जो आपके आंसर में कुछ गलतियां हैं वो पता चलेंगी। आप दूसरे का आंसर पढ़कर ये पता लगा सकते हो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, मैं अपने उसमें इंक्लूड कर लूँगा, अपने आंसर में इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे जो बेनिफिट्स हैं दोस्तों उस ग्रुप में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चलो आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी पर ये जो आर्टिकल है वो प्रेजेंट है। बात की जा रही है दोस्तों कोयले सेक्टर के बारे में। तो जो कोल का आउटपुट है, क्योंकि अभी आपको पता है हम नवंबर के महीने में आ चुके हैं, तो पिछले महीने जो कोयले का आउटपुट है वो 18.6% से बढ़ा है, ऐसा हमारा डेटा बताता है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो दोस्तों आर्टिकल में बोला जा रहा है कि भारत का जो कोयला प्रोडक्शन है वो पिछले 16 महीनों में सबसे ज़्यादा पिछले महीने अक्टूबर में रहा। अक्टूबर में 18.6% की ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिली, या फिर कह सकते हो 78.65 मिलियन टन्स के आसपास यहाँ पर हमको जो है ये अब की बार कोल का प्रोडक्शन हुआ है, स्पेशली अक्टूबर के महीने में। ठीक है, और कोयले का प्रोडक्शन हुआ और इस वजह से यहाँ पर जो कोयला है वो ट्रांसफ़र किया गया सभी जगह पर, पावर सेक्टर में दिया गया। आपको पता है ना, क्योंकि हम लोग कोयला का यूज़ करके अपना जो बिजली का उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो भी करते हैं। तो पावर सेक्टर में भी यहाँ पर जो कोयला है उसका भरपूर मात्रा में यूज़ हुआ है अब की बार। ठीक है, तो पावर सेक्टर में जो कोयला है इसका यूज़ 18.1% से यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ हमको नजर आया है। तो अक्टूबर के अंदर में जो ये नंबर्स हैं स्पेशली कोयले को लेकर सब कुछ बदल चुके हैं, और अभी कल के दिन, कल नहीं हाँ कल ही के दिन यहाँ पर ये सारा का सारा डेटा हमारे सामने कोल मिनिस्ट्री ने रखा है। तो उसको लेकर यहाँ पर दोस्तों ये डेटा प्रेजेंट किया गया है। तो उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, क्योंकि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत बढ़ा है, कितना प्रतिशत कम हुआ है, कोल आउटपुट क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए कोल सेक्टर के बारे में, कोयला का सेक्टर का लेकर जो पूरा का पूरा स्थिति है भारत में वो क्या है, कहाँ कहाँ पर यहाँ पर कोयले को लेकर हब्स हैं इंडिया के अंदर में, ये बेसिक चीज़ें हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यूपीएससी ने पहले इतिहास में क्वेश्चंस पूछे भी हैं, वो क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल सके कि हाँ इस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर। ठीक है, तो कोयला क्या होता है दोस्तों, कोयला एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। भाई जलाओगे इससे बहुत सारी एनर्जी हमको मिलती है। इसको हम लोग एक एज अ डोमेस्टिक फ्यूल भी यूज़ करते हैं और कई सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। आयरन की इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, स्टीम इंजन्स के अंदर में बिजली का उत्पादन करने के लिए कोयले का यूज़ होता है। दोस्तों यहाँ पर जो बिजली का उत्पादन होता है कोयले से, उस बिजली को हम लोग थर्मल पावर भी बोलते हैं। और आज के समय पर दुनिया में कोयले के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स कौन कौन है, तो सबसे बड़े उत्पादक में आता है चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया। अब स्पेशली हम बात कर रहे हैं इंडिया की, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कोयले का जो डिस्ट्रीब्यूशन है भारत में दोस्तों वो कहाँ कहाँ पर आता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन गोंडवाना कोल फील्ड्स। गोंडवाना कोल फील्ड्स बहुत पुरानी है, 250 मिलियन साल पुरानी यहाँ पर ये कोल फील्ड्स आपको नजर आएंगी। जब यहाँ पर आप कह सकते हो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में आपको पढ़ाया है, जब ये पहले सारी ज़मीन एक हुआ करती थी, बीच में धीरे धीरे यहाँ पर अलग हो रही थी। ठीक है, तो इंडिया में यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये गोंडवाना कोल फील्ड्स में आपको देखने को मिलेगा। गोंडवाना वाला जो कोयला दोस्तों आपको देखने को मिलता है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे टोटल रिजर्व्स का 98% बनाता है। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कोयले का, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ये गोंडवाना वाला कोयला देखने को मिलता है। गोंडवाना जो कोयला दोस्तों, ये कोयला जो होता है ना, इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होती है, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का कोयला माना जाता है। गोंडवाना वाला कोयला सबसे ज़्यादा यहाँ पर दामोदर यानी झारखंड वेस्ट बंगाल में, महानदी यानी छत्तीसगढ़ ओडिशा में, गोदावरी यानी महाराष्ट्र में और नर्मदा वैलीज़ के अंदर में पाया जाता है। दूसरा जो कोयला होता है वो है टर्शरी कोल फील्ड का कोयला। ये 15 से 60 मिलियन साल पुराना यहाँ पर कोयला आपको नजर आएगा। इस वाले कोयले में जो कार्बन कंटेंट है ये थोड़ा सा कम होता है, लेकिन सल्फर वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भारत वाला कोयला होता है, जो इंडियन कोल है, उसमें सबसे पहली चीज़ हाई ऐश कंटेंट होता है, यानी कि जो राख होती है वो ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होती है उसमें से, और सल्फ़र कम प्रेजेंट होता है। उसमें ऐश ज़्यादा होता है और सल्फ़र कम प्रेजेंट होता है दोस्तों यहाँ पर, जो हमारा इंडियन कोयला होता है, स्पेशली इंडियन कोल की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहीं पर इंडियन में टर्शरी कोल फील्ड्स वाला जो कोयला होता है, ये जो कोयला है ये कार्बन कंटेंट में थोड़ा ज़्यादा होता है, सॉरी कार्बन कंटेंट इसमें कम होता है लेकिन सल्फर ज़्यादा होता है।
और जो टर्शरी कोल फील्ड्स दोस्तों हमको देखने को मिलती है ज़्यादातर एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन्स में। ये टर्शरी कोल फील्ड्स कहाँ पर हैं इंडिया में? असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमालयन फुटहिल्स जो दार्जिलिंग के हो गए, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला में यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाते हैं। अब ये तो बात हो गई कोयला की। अब कोयला की क्लासिफिकेशंस भी होते हैं दोस्तों। कोयले अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट एंथ्रासाइट कौन सा कोयला होता है? ये वो कोयला होता है जिसमें 80 से लेकर 95% के आसपास कार्बन पाया जाता है, और ये वाला कोयला बहुत कम मात्रा में स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। दूसरा होता है बिटुमिनस। जो बिटुमिनस कोल होता है दोस्तों, इसमें 60 से लेकर 80% के आसपास कार्बन कंटेंट होता है। और ध्यान रखना, कोयला वही अच्छा है जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि जितना कार्बन होगा उसको जलाओगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। हालांकि प्रदूषण भी उतना ही होगा, लेकिन एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा। ठीक है, तो जब बात करेंगे बिटुमिनस की, तो 60 से लेकर 80% के आसपास कार्बन कंटेंट इसमें प्रेजेंट होता है। और बिटुमिनस वाला जो कोयला है दोस्तों, वो भारत में स्पेशली झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। फिर तीसरा होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट के अंदर में 40 से लेकर 55% के आसपास कार्बन कंटेंट होता है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, और ये वाला कोयला राजस्थान, लखीमपुर, असम और तमिलनाडु के अंदर में पाया जाता है। जो चौथा कोयला होता है वो पीट है। पीट के अंदर में कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब देखो, यूपीएससी ने कई बार जो है अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अभी पता है क्या दोस्तों, हम लोग कोयला सारा उत्पादन भारत में नहीं होता है। हम बहुत सारा कोयला अलग अलग देशों से मंगाते भी हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाते हैं, आपको पता होगा। तो यूपीएससी ने 2019 में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो कोयले का सेक्टर है, इसको भारत सरकार ने नेशनलाइज किया था इंदिरा गांधी जी के अंडर में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि आज के समय पर जो कोयले के ब्लॉक्स हैं वो लोकेटेड होते हैं, वो अलोकेट किए जाते हैं लॉटरी के बेसिस पर। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि अभी हाल ही तक जो भारत है वो कोयले को लगातार इंपोर्ट किया करता था, क्योंकि हमारे पास में इतना ज़्यादा डोमेस्टिक कोयला नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के समय पर इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है कोल प्रोडक्शन के मामले में। यानी कि आज के समय पर सारा का सारा कोयले का उत्पादन हम खुद से कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोई भी इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति तो आज तक बनी ही नहीं। आज भी हम लोग कोयले को इंपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। तो ऐसी स्थिति बनी नहीं, इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्योंकि ये सवाल 2019 में पूछा गया था, तो उस समय पर ऑप्शन ऐसे आया करते थे। ये 2023 में आता तो लोग सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन ये 2019 में आया था तो सॉल्व कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें थर्ड वाला ऑप्शन पता ही गलत है, और थर्ड वाला ऑप्शन गलत है तो यहाँ पे आपको पता है भाई इसमें भी 3 है, ये भी गलत, सी वाला भी गलत और बी वाला भी गलत। यानी केवल 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि भाई कोयला का जो सेक्टर है इसको भारत सरकार ने इंदिरा गांधी जी के अंडर में नेशनलाइज किया। समझ गए ना? चलो आगे आते हैं। कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। आप देखो आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या मेंस में भी पूछा जाता है। मेंस 2017 में सवाल पूछा गया कि इन स्पाइट ऑफ एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इतना ज़्यादा एनवायरमेंट के ऊपर असर पड़ता है, लेकिन फिर भी जो कोल माइनिंग है वो फिर भी बहुत ज़्यादा है और कभी ख़त्म नहीं होगी, स्पेशली यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए। तो इसके ऊपर डिस्कशन करना था। तो ये मेंस का क्वेश्चन हुआ। अभी भी कहानी ख़त्म नहीं होती है। देखो, यूपीएससी ने 2013 में भी एक सवाल पूछा, ये भी इंडियन कोयल को लेकर पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल। भारत के कोयले को लेकर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर है, क्या उसमें ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है, क्या उसमें सल्फर कंटेंट कम होता है, क्या उसमें ऐश फ्यूजन टेम्परेचर कम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि इंडियन जो कोयला होता है उसमें ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है, राख ज़्यादा प्रेजेंट होती है, प्लस सल्फर जो है वो थोड़ा सा कम हमको देखने को मिल जाता है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, अब इतनी बात हम लोगों ने की, तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कोयले के सेक्टर से संबंधित। और इसी प्रकार से यहाँ पर पता है कोयले इंडस्ट्रीज़ को देखने के लिए हमारे पास में एक सबसे बड़ी बॉडी है कोल इंडिया लिमिटेड। इस बॉडी के बारे में भी जान लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कोल इंडिया लिमिटेड दोस्तों एक सिंगल सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है पूरे दुनिया में। सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करती है ये कंपनी। ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये लगभग 83 माइनिंग एरियाज़ को यहाँ पर ऑपरेट करती है। लगभग 83 अलग अलग एरियाज़ जहाँ पर खनन किया जाता है, और वो 83 एरियाज़ लगभग भारत के अंदर में 8 राज्यों में फैले हुए हैं। वहाँ पर ये जो इंडस्ट्री है वो खनन करती है, खनन करके कोयले को निकालती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात की जाती है जो ये कोयला इंडिया लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, ये अपने आप में एक सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है पूरे दुनिया में। उसके अलावा दोस्तों ये जो लिमिटेड ये जो पूरा कंपनी है ये एक स्टेट ओन्ड कोल माइनिंग कॉर्पोरेट है। ठीक है, सरकार के अंडर में आती है, और इसको यहाँ पर लाया गया नवंबर 1975 में। ये एक महारत्न कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना।
ठीक है। महारत्न कैटेगरी जो है इसको दिया गया 2009 के अंदर में। ये बात क्लियर हो गई। आई होप आपको ये जो चीज़ है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो कोल इंडिया लिमिटेड को लेकर दोस्तों इस प्रकार से कुछ बातें हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, मैंने इसके ऊपर थोड़ा स्पेशल फोकस क्यों करा है, ज़रा यहाँ पर वो भी देख लो। देखो, केवल यूपीएससी नहीं दोस्तों, सीडीएस के एग्जाम में 2020 में यहाँ पर सवाल पूछा गया था कोल इंडिया लिमिटेड को लेकर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख पाओगे। क्या पूछा गया? कोल इंडिया लिमिटेड को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, कोल इंडिया लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में, कहोगे सही है भाई, अभी तो पढ़ा था। दूसरा स्टेटमेंट, कोल इंडिया लिमिटेड 82 माइनिंग एरियाज़ को ऑपरेट करता है जो कि अलग अलग 20 राज्यों में फैले हुए हैं। नहीं, वो केवल 83 माइनिंग एरियाज़ को ऑपरेट करता है जो कि अलग अलग केवल 8 राज्यों में फैले हुए हैं। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, कोल इंडिया लिमिटेड अपने आप में सिंगल लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है पूरे वर्ल्ड में। हाँ, ये बात सही है। तो इस वजह से पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 2, 1 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस में। तो आर्टिकल एक ही, कंटेंट एक ही, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से घुमा घुमा के पूछे जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है। आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ हमारे पास में है नहीं। अगर आप न्यूज़पेपर ओपन भी करोगे आप तो आपको मिलेगा, आप उसमें चेक भी कर सकते हो कि आपके जो एडिटोरियल है वो आज काम के हैं नहीं। तो यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो दोस्तों इनफ है। इनफ से ज़्यादा कंटेंट हर एक आर्टिकल को लेकर मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा वेट और करो, थोड़ा थोड़ा टाइम और रुको, मैं और कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे टाइम का इशू है, बट मैं आपको और बेहतर चीज़ ला के देने वाला हूँ। थोड़ा सा बस खाली वेट करना है आपने। ठीक है, नाउ फटाफट प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि भाई यहाँ पर जो प्लैनेट के ऊपर हमारे पानी प्रेजेंट है उसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताओ पहला स्टेटमेंट या दूसरा स्टेटमेंट कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो हमारे पृथ्वी पर नदी और झील प्रेजेंट है उसमें जो पानी का अमाउंट है वो हमारे ज़मीन के अंदर जो पानी प्रेजेंट है, जो ग्राउंड वाटर है, उससे ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ग्राउंड वाटर का जो अमाउंट है वो यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलता है रिवर्स और लेक से कंपेरिजन में। तो पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पोलर रीजन्स में प्रेजेंट है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल में बहुत बर्फ़ है, एंटार्क्टिक, आर्कटिक में आपको पता है बर्फ़ ही बर्फ़ है, ग्लेशियर से बड़े बड़े, वो सब पानी ही तो है, पानी तो बर्फ़ बना हुआ है। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो हमारे पोलर रीजन से प्रेजेंट है, क्या वो हमारे ग्राउंड वाटर से ज़्यादा है? हाँ, ये सही बात है। पोलर रीजन्स का दोस्तों यहाँ पर जो ये अमाउंट ऑफ वाटर है वो हमारे ग्राउंड वाटर से ज़्यादा देखने को मिलता है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। केवल बी वाला जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, तो ये था हमारा पर्टिकुलर डिस्कशन। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आप लोगों ने बहुत सिंपलेस्ट तरीके से जाना होगा। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।